Hi everyone, this is Aarti. Welcome to my channel Environment by Aarti. सो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है करंट अफेयर्स के रिलेटेड, जिसमें द हिंदू के जो कुछ आर्टिकल्स हैं 2-3, जिसमें एडिटोरियल भी है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो मैं उसमें डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है, एडिटोरियल है, वो है रेखा यादव जी का, जो जॉइंट सेक्रेटरी रह चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और अब वो डिविजनल रेलवे मैनेजर है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है। तो इनका जो ये एडिटोरियल है वो है थिंक लोकल क्लाइमेट एक्शन, थिंक मीनानगढ़ी। तो इन्होंने यहाँ पे बात की है लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल जैसे पंचायत्स हैं, उनका जो रोल होना चाहिए क्लाइमेट एक्शन में या क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन जो स्कीम्स हैं या प्रोग्राम्स हैं जो चलाए जा रहे हैं, उनका जो रोल होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने बात की है। और इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, जैसे मीनानगढ़ी जो है केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट का एक विलेज है, जिन्होंने कार्बन न्यूट्रल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने बात की है कि इंडिया का जो गोल था, इंडिया ने कुछ गोल अपने सेटअप किए, किसमें जो लास्ट ईयर मीटिंग हुई थी 2021 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ एडिशन 26 जो मीटिंग हुई थी ग्लासगो में, ठीक है। उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक रेजोल्यूशन लिया था जिसको हम बोलते हैं पंचामृत रेजोल्यूशन, जिसमें 5 गोल्स उन्होंने प्रपोज किए थे, जिससे हम जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के जो एक्शंस हैं उनको हम बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने इसमें कहा कि अगर हमें वो गोल्स अचीव करने हैं, ये बात कही रेखा यादव जी ने कि अगर हमें ये गोल्स अचीव करने हैं, हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी इसमें इंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो ऑल्दो जो पॉलिसीज़ जो हैं बहुत सारी हैं हमारे पास, इंटरनेशनल नेशनल है, जिसके लिए हम एक्शंस भी लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लेकिन एक लोकल लेवल पे एक लोकल जो गवर्नमेंट है, हमारी पंचायत जो हैं, उनको इन्वॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम जो है स्मॉल लेवल से स्टार्ट करेंगे तो वो हम धीरे धीरे लार्ज लेवल पे भी जो एनवायरनमेंट है उसको, जो भी इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको हम टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो पास्ट फ्यू डिकेड से हमने देखा है कि बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं इंडिया में, जिससे बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। और हमें ये पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा एक पार्ट है, जिसमें कि रूरल जो भी लोग हैं वो ज़्यादातर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उस एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाती है या कहीं पे ड्रॉट्स हो जाते हैं, तो उससे उनकी लाइवलीहुड्स पे बहुत असर पड़ता है। हालांकि जो हमारी नेशनल एक्शन प्लान जो है क्लाइमेट चेंज का, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है 2008 में, गवर्नमेंट ने जो बनाई है, उसमें हमने जो नेशनल और स्टेट लेवल्स पे क्या प्रोग्राम्स जो हैं वो सेटअप किए हैं, लेकिन वो हमारे लोकल लेवल पर नहीं है, पंचायत लेवल पर नहीं है। अगर हम पंचायत लेवल पर उसको करेंगे तो जो रिज़ल्ट्स होंगे वो इफ़ेक्टिव आएंगे, और हमारे जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के जितने भी एक्शंस हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने बात की है कार्बन न्यूट्रलिटी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। इंडिया में कार्बन न्यूट्रल जो एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया में चल रहे हैं, तो उसके बारे में ये बात करते हैं। जैसे कि जो एक पंचायत है, मीनानगढ़ी ग्राम पंचायत है केरला में, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इन्होंने एक मॉडल जो है वो लॉन्च किया था 2016 में, जिसका इन्होंने नाम रखा कार्बन न्यूट्रल मीनानगढ़ी। तो इनका एम था कि हम जो अपने पंचायत को एक कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाएं, ठीक है, कि यहाँ से जो एमिशंस हैं वो कम हो, रिड्यूस हो जाएं। तो इन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया यहाँ पे, ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर इन्होंने इन्वेंट्री तैयार की कि कितना जो एमिशन है हमारे पंचायत से होता है, ठीक है। और उसको लेके इन्होंने फिर एक्शन प्लान बनाया, मीटिंग्स करी,
ठीक है, सर्वेस किए, एनर्जी यूज़ मैपिंग की, और उसके साथ साथ इन्होंने स्कीम्स जो है इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट की जिससे कि एमिशंस जो है वो रिड्यूस हो सके, कैसे वो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ट्री बैंकिंग जैसा एक स्कीम जो है वो लॉन्च की। ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इन्होंने वहाँ पे प्लांट की, उनको जियो टैग किया उनकी ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, अब इनका जो ये जो काम है इसको करते हुए इनको 5 साल हो गए और इससे इनको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले। एनवायरनमेंट के अलावा इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो वहाँ से भी स्टार्ट हुआ, क्योंकि एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई, माइक्रो एंटरप्राइजेस यहाँ पे इनिशिएट हुई, छोटे छोटे जो काम हैं यहाँ पे स्टार्ट हुए। ठीक है, तो लोगों को रोज़गार मिला और इकॉनमी यहाँ की डेवलप हुई। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है जम्मू कश्मीर की पल्ली ग्राम पंचायत है। ठीक है, उन्होंने पीपल सेंट्रिक मॉडल यहाँ पे एक लॉन्च किया, फॉलो किया, जिसमें कि लोकल लोगों को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया कि जो क्लाइमेट रीसाइलेंट प्लान्स हैं वो यहाँ पे प्रिपेयर करें। ठीक है, लोगों को अवेयर किया जाए और किस तरह से हम एनर्जी को जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सोलर एनर्जी का यहाँ पे यूज़ होना स्टार्ट हुआ, प्लास्टिक्स को अबंडन किया गया और प्लांटेशन और वाटर कंजर्वेशन जैसे मेजर्स यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किए। ठीक है, बायोगैस प्लांट्स और सोलर पैनल्स भी इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। फिर अगला एक पंचायत है सिचवाल ग्राम पंचायत, जिन्होंने क्या किया, कालीबेन रिवर को रिजुवनेट किया। ठीक है, अगर वो सूख गया होगा तो उसको इन्होंने रिजुवनेट किया। फिर उसके साथ साथ ओडेंथ्राल पंचायत है तमिलनाडु में, उन्होंने अपना एक विंड मिल वहाँ पे इंस्टॉल किया जिसकी कैपेसिटी है 350 किलोवाट। ठीक है, फिर तिक्के करवाड़ी ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र में, उन्होंने बायोगैस प्लांट्स का एक्सटेंसिव यूज़ वहाँ पे स्टार्ट किया है जिसकी वजह से वो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन वहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी पंचायत्स हैं जो धीरे धीरे इनिशिएटिव ले रही हैं, क्लाइमेट चेंज की मिटिगेशन के जो एक्शंस हैं उनको वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारा जो क्लाइमेट है वापस से वैसा बने जैसे पहले था, एमिशंस को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, उसके अलावा क्लीन एंड ग्रीन विलेज थीम जो है इस पे जो पंचायत्स हैं वो फोकस कर रही हैं कि हर एक विलेज जो है वो क्लीन और ग्रीन हो। ठीक है, तो ये अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उस पे ये बेस्ड है। ठीक है, कि पंचायत लेवल पर जो भी काम हो सकता है रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए, एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़, इसके अंडर वो काम किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट था। अब बात करते हैं पंचामृत कॉन्क्लूजन। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, लास्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 एडिशन हुआ था उसमें उन्होंने फर्स्ट डे 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी या 5 गोल्स हम कह सकते हैं उन्होंने प्रपोज किए जो वर्ल्ड को हेल्प करेगा, जो हम 1.5 डिग्री सेल्सियस का गोल है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट में ये जो एम है वो रखा गया था कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होने देंगे। ठीक है, उस गोल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये प्रपोजल लाया। अब ये पार्टीज जो थी या जो मीटिंग जो थी वो हुई थी नवंबर 2021 में ग्लासगो में। ठीक है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में है, ये आप याद रखेंगे। फिर इनकी जो स्कीम थी उसका नाम था पंचामृत, मीनिंग द 5 एम्ब्रोसिया। ठीक है, एम्ब्रोसिया मतलब जो हम फूड ऑफ गॉड्स, इसका अगर एक आप सिंपली मीनिंग देखें तो जो गॉड्स को फूड हम अर्पित करते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ रिचुअल्स में हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं 5 एम्ब्रोसिया। ठीक है, अब पंचामृत एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें हम 5 नेचुरल फूड्स को मिक्स करते हैं, मिल्क, घी, कर्ड, हनी और जैगरी। ठीक है, ये
यूजुअली जो हिंदू और जैन वर्शिप रिचुअल्स हैं उसमें यूज़ किया जाता है, और इसको आयुर्वेदा में भी यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो पंचामृत हैं या 5 जो गोल्स हैं वो क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये था कि हम क्या करेंगे, इंडिया नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी जो है, ठीक है, जो हम नॉन फॉसिल जैसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से जो भी एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे अप टू 500 गीगावाट बाय 2030, जिसमें कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, ये जो रिसोर्सेज हैं इनका यूज़ करके हम एनर्जी जनरेट करेंगे, ठीक है। और इंडिया जो है वो 50% जो डिमांड है एनर्जी की वो पूरी करेगा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से टिल 2030। मतलब इतना हम सक्षम हो जाएंगे, इतने कैपेबल हो जाएंगे कि हम जो 50% एनर्जी है उसको रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से जो है एक्वायर करेंगे, ठीक है। हमें फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, जैसे हम कोल पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे डिपेंड होते हैं, तो हमें उस पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगला जो गोल है कार्बन एमिशन को लेकर, तो इंडिया का जो प्रोजेक्शन है वो है कि हम 1 बिलियन टन्स जो है इतना कार्बन एमिशन हम रिड्यूस करेंगे बाय 2030, ठीक है। और इंडिया का अगला गोल क्या है कि कार्बन इंटेंसिटी जो है इकोनॉमी में, जो कार्बन हम क्या कह सकते हैं कि जो कार्बन बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, उसको हम रिड्यूस करेंगे बाय 45% बाय 2030। मतलब जो डेवलपमेंट कार्बन बेस्ड है, ठीक है, जिसमें कार्बन एमिशंस होते हैं, उस डेवलपमेंट को हम रिप्लेस करेंगे बाय रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो इंटेंसिटी है कार्बन की वो 45% से रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। और इंडिया नेट ज़ीरो जो है, नेट ज़ीरो एमिशन का जो गोल है वो जो है वो कंप्लीट करेगा बाय 2070, वो अचीव करेगा बाय 2070, ठीक है। अब बात करें अगर इंडिया की एमिशंस की, तो इंडिया हालांकि 17% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन जो एमिशंस का कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 5% है, ठीक है। तो इंडिया फोर्थ स्टैंड करता है एज़ फार एज इंस्टॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, ठीक है। जितना हम रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी यानी रीन्यूएबल एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं इस टाइम, तो हमारा जो रैंक है वो है 4th, ठीक है। अब रेलवेज जो हैं इंडिया के, उन्होंने ये प्लेज किया है कि वो बिल्कुल ही नेट ज़ीरो जो है वो हो जाएंगे बाय 2030, ठीक है। मतलब कार्बन एमिशन जो है वो नेट ज़ीरो पे हम आ जाएंगे, एमिशंस हम बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे बाय 2030। अब अगली जो न्यूज़ है वो है कोरल रीफ्स के बारे में। तो साइंटिस्ट ने 5 न्यू स्पीशीज़ जो हैं ब्लैक कोरल्स के, जो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में रहते हैं, लिविंग थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो द ओशन सरफेस, कहाँ पे इन्होंने डिस्कवर किया है इनको, ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये जो कोरल्स हैं ये डिस्कवर किए गए, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि इनका कलर जो है वो ब्लैक है, इसलिए इनको ब्लैक कोरल्स कहते हैं। अब ब्लैक कोरल्स जो होते हैं वो शैलो वाटर्स में भी होते हैं। शैलो वाटर्स मतलब जो सरफेस पे आपको इनका पॉपुलेशन मिलेगी, लेकिन ये डेप्थ में भी होंगे, ठीक है। डेप्थ में 26,000 फीट तक आपको मिल सकते हैं, और कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनमें वो 4,000 ईयर्स तक रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, या उनका लाइफ स्पैन 4,000 ईयर्स तक हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे कोरल्स जो हैं इसमें वो ब्रांच्ड होते हैं और फैदर्स की तरह दिखेंगे, या फैंस और बुशेस की तरह दिखेंगे, और बाकी जो हैं वो स्ट्रेट होते हैं, विप लाइक, ठीक है। अब जो आपने देखा होगा कोरल्स बहुत कलरफुल होते हैं, लेकिन ये उनसे
मतलब जो कलरफुल कोरल्स होते हैं वो रिलाई करते हैं सन और फोटोसिंथेसिस पे एनर्जी के लिए, लेकिन ये वैसा फोटोसिंथेसिस पे और सन पे रिलाई नहीं करते, क्योंकि ये होते डेप्थ में हैं जहाँ पे सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो इसीलिए ये फिल्टर फीडर्स हैं और ये टाइनी जू प्लैंक्टॉन्स पे फीड करते हैं जो डीप वाटर्स में एबंडेंट होते हैं। ठीक है, अब इनका जो पॉपुलेशन है उसको थ्रेट्स हैं बहुत ज़्यादा इलीगल हार्वेस्टिंग से, क्योंकि इसको जूलरी के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं कोरल रीफ्स की। तो कोरल रीफ्स क्या हैं? बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जिसपे जो पॉलिप्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल कोरल्स या पॉलिप्स जो हैं वो अपनी कॉलोनीज़ बना सकती हैं। ठीक है, हंड्रेड्स थाउजेंड्स के नंबर्स में ये इकट्ठे वहाँ पे अपनी कॉलोनीज़ बना लेती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोरल रीफ्स। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं इसके बारे में भी देखते हैं। तो कोरल पॉलिप्स जो होते हैं वो टाइनी और फ्लैशी सी एनिमोन्स होते हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशन और सीज में रह सकते हैं। ठीक है, ये थोड़े से शैलो वाटर्स में रहते हैं। ठीक है, शैलो वाटर्स में मतलब थोड़ा सा सरफेस के पास ये रहते हैं, और ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं किसके साथ? एल्गे के साथ, जिसको हम बोलते हैं जूज़ैंथेले। ठीक है, अब इनका सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो कैसे हम देखते हैं। एल्गे जो होता है इसके पास फोटोसिंथेटिक एबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो भी कार्बन कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर होते हैं इस प्रोसेस में, वो प्रोवाइड करते वो ये जो कार्बन कंपाउंड्स है वो प्रोवाइड करते हैं किनको? पॉलिप्स को। ठीक है, तो पॉलिप्स को इनसे एनर्जी मिलती है और इन रिटर्न जो पॉलिप्स होते हैं ये जूज़ैंथेले को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बाकी ऑर्गेनिज्म से। अब कोरल रीफ्स जो हैं वो तब फॉर्म होते हैं जब फ्री मूविंग लार्वे जो होते हैं कोरल्स के वो अटैच कर लेते हैं अपने आप को सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ या हार्ड सरफेसेस पे। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में अपने आप को अटैच कर लेते हैं और कॉलोनीज़ बन जाती हैं। इसीलिए आपको ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैले हुए दिखेंगे अगर आप ओशंस में देखेंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है ये सेवरल अदर प्रोसेसेस से होता है, जैसे सेडिमेंटेशन, कंपैक्शन, सीमेंटेशन, सॉलिडिफिकेशन ऑफ द स्केलेटन्स ऑफ कोरल पॉलिप्स, क्योंकि जो कोरल पॉलिप्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें सेडिमेंटेशन, कंपैक्शन, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। अब बात करते हैं कोरल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों हैं मरीन लाइफ के, क्योंकि ये एक डिपिक्ट करते हैं कि जो आपका मरीन इकोसिस्टम है अगर इनकी प्रेजेंस होगी तो डिपिक्ट करेंगे कि जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी है। ठीक है, अगर इन पे थोड़ा सा भी कुछ नुकसान होता है तो वो बाकी वहाँ का इकोसिस्टम जो है उसके लिए ये नुकसान करेगा। ठीक है, और ये बहुत सारे इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे बहुत सारी फिशेस यहाँ पे रिसाइड करती हैं, कुछ जैसे ऑक्टोपस है। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिनके लिए ये हाइडिंग प्लेस भी होता है, अपने प्रेडेटर से बचने के लिए जगह होती है। ठीक है, तो हैंस इनको क्या बोलते हैं? रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। और बहुत सारे छोटे छोटे स्पीशीज़ जो हैं ओशन के यहाँ पे रिजाइड करते हैं। कोरल्स जो हैं और बहुत सारी फिशेस के लिए एक ड्वेलिंग प्लेस है। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी फिशेस रह सकती हैं, वैरायटी ऑफ फिश यहाँ पे रह सकती हैं, और ये प्राइमरी फूड सोर्स है मरीन इकोसिस्टम का। ठीक है, अब बाकी जो चीज़ें हैं जिसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, एक तो कोस्टल प्रोटेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको देखने में फैसिनेटिंग लगते हैं और मतलब ये बहुत यूनिक होते हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं जिसकी वजह से बाकी चीज़ों की भी प्रोटेक्शन जो है वो हो जाती है। ठीक है, फूड सोर्स की तरह काम करते हैं, जो ह्यूमंस हैं उनके लिए भी, मरीन इकोसिस्टम के लिए भी ये फूड सोर्स का काम करते हैं। फिर इनमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके लिए इनको वहाँ से हार्वेस्ट किया जाता है।
मीटेरोलॉजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये वार्म क्लाइमेट में या वार्म वाटर्स में बहुत कम रिसाइड कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो तो वो जो है मीटेरोलॉजी के लिए बहुत जो है वो क्या इंफॉर्मेशन का काम करते हैं। ठीक है, टूरिज़्म भी यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे डाइविंग, स्कूबा डाइविंग है, वो चीज़ें यहाँ पे होती है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इनकी वजह से होती हैं, बहुत सारे लोग इनको देखने आते हैं। ठीक है, तो ये थे इम्पॉर्टेंस कोरल्स की। उसके बाद इनको जो थ्रेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्शंस। साइंटिस्ट का जो है वो ये लगता है कि 2050 तक क्या होगा, 75% ऑफ देम जो हैं वो रिस्क फेस करेंगे एक्सटिंक्शन का। ठीक है, अब इनको थ्रेट्स क्या हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जब ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो एवरेज अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है बाय 1.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो उसकी वजह से ओशंस जो हैं वो वार्म होने लगते हैं। जब ओशन वार्म होने लगते हैं तो इनका जो सर्वाइवल है वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे इनकी डेथ होने लगती है, क्योंकि उस टेम्परेचर में ये सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरा है कोरल ब्लीचिंग। अब कोरल ब्लीचिंग क्या होता है कि जब वाटर जो है वो वार्म हो जाते हैं तो इनके अंदर जो जूज़ैंथेली होती है एल्गी, इनको ये बाहर फेंक देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, और इनका जो कलर है वो वाइट हो जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग। तीसरा है मरीन पोल्यूशन। मरीन पोल्यूशन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको पता है ऑयल स्पिल्स होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक जो है वो डंप होता है, सॉलिड वेस्ट डंप होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ये जाके डिपॉजिट होते हैं और वहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स एंड ओशन एसिडिफिकेशन। जब स्टॉर्म्स आते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे साइक्लोन्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ओशियन एसिडिफिकेशन, ठीक है, ओशियन की जो एसिडिफिकेशन हो रही है उसकी वजह से इनको जो है वो एक्सटिंक्शन का खतरा है बना हुआ है। ठीक है, अब इंडिया में जो कोरल रीफ्स हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं वो देखते हैं। तो इंडिया में कोरल रीफ्स आपको बहुत सारे एरियाज़ में मिलेंगे, जैसे गल्फ़ ऑफ कच्छ, गल्फ़ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, और लक्षद्वीप आइलैंड्स में आपको ये मिलेगा। गल्फ़ ऑफ कच्छ जो है नॉर्थ वेस्ट में, उसमें आपको नॉर्दर्ली रीफ्स जो हैं, कोरल रीफ्स जो मिलेंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अब पैचेस में आपको कोरल रीफ्स रत्नागिरी में भी मिलेंगे, मलवान, रेड्डी, साउथ बॉम्बे और गवेशानी बैंक लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ मैंगलोर। ठीक है, यहाँ पे आपको कोरल रीफ्स मिलेंगे। फिर आपको तमिलनाडु के कोस्ट में भी कुछ कोरल रीफ्स मिलेंगे, और ईस्ट कोस्ट जो है जैसे परांगपति और पौंडीचेरी के बीच में जो प्लेस कोस्ट है वहाँ पे भी आपको कोरल्स एबंडेंस में मिलेंगे। अब बात करें अगर अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड की, तो यहाँ पे भी आपको रिच अमाउंट में जो कोरल्स हैं वो मिलेंगे, फ्लरिश किए हुए। ठीक है, यहाँ पे भी वो फ्लरिश करते हैं। अब बात करते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। अब ग्रेट बैरियर रीफ बहुत ज़्यादा एक ब्यूटी का जो आप कह सकते हैं साइट है, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स में कोरल्स जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स यहाँ पे मिलेंगे। 400 टाइप्स ऑफ कोरल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 1500 स्पीशीज़ ऑफ फिश और 4000 टाइप्स ऑफ मोलस्क। ठीक है, अब यहाँ इसका एक साइंटिफिक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि यहाँ पे डगोंग जो सी काऊ है वो वहाँ पे मिलेंगे, और लार्ज ग्रीन टर्टल्स यहाँ पे मिलते हैं जो एक्सटिंक्शन के साथ थ्रेटन्ड है। ठीक है, वो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है। अब प्रैक्टिकली जो ये पूरा इकोसिस्टम है इसको कंसीडर किया गया था या इसको डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब? इन 1981। ठीक है, यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1981। ठीक है,
नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सेंटर से ये कहा कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए जाए, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर बनाया टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, वैसा ही कुछ प्रोजेक्ट बनाया जाए, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स है और इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं अगर आप IUCN की बात करें, और इनकी पॉपुलेशन लगातार जो है वो डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। तो ये बात की गई थी इस आर्टिकल में। अगला जो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसका कॉमन नेम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एरिडियोटिस निग्रिसेप्स, ठीक है, ये है। अब जो एक और आर्टिकल आया था, एडिटोरियल है ये, इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई थी इनके बारे में, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो बात करें इसके बारे में, तो इसके बारे में बहुत सारी पटिशन्स आई थी, ठीक है। जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने डायरेक्ट किया चीफ सेक्रेटरीज ऑफ गुजरात और राजस्थान को कि कंप्लीट एक्सरसाइज, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज करी जाए जिसमें कि जो इस बर्ड के बारे में पूरा स्टडी किया जाए और प्रोग्राम बनाया जाए जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की तरह, जिससे इनकी कंजर्वेशन को जो है वो देखा जाए, ठीक है, और इनको कंजर्व किया जाए। अब इनको थ्रेट्स क्या हैं? एक सबसे बड़ा इनको थ्रेट क्या है? पावर लाइंस, ठीक है, जो बिजली की तारें हैं, और साथ में जो बहुत सारे और भी थ्रेट्स हैं। तो बिजली की तारों से इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो है इनकी मोर्टेलिटी रेट जो है सबसे ज़्यादा देखा गया है कि जब ये कोलाइड करती हैं पावर लाइंस के साथ तो इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इनकी विज़न जो है वो पुअर है, ठीक है। फ्रंटल विज़न इनकी पुअर होने की वजह से इनको वो जो वायर्स हैं वो नज़र में नहीं आती और ये उनके साथ टकरा के इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब बात करें सबसे पहले तो इनको जो कंजर्वेशन है उनके लिए क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। तो लिस्ट जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसमें इनको शेड्यूल 1 में लिस्ट किया गया है और साइट्स में इनको अपेंडिक्स 1 में जो है वो लिस्ट किया गया। और IUCN का मैंने पहले भी बताया है कि IUCN में इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस जो है उसमें रखा गया, ठीक है। अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो आप जब 1969 में देखी गई तो वो अबाउट थी 1260, लेकिन वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई और 75% ऑफ जो पॉपुलेशन है लास्ट 30 ईयर्स में इनकी डिक्लाइन हो चुकी है। अब अगर बात करें इनके हैबिटेट की, यहाँ ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन हिस्टोरिकली मतलब पहले जब थे इनकी पॉपुलेशन तो 11 स्टेट्स में पाई जाती थी वेस्टर्न इंडिया में, लेकिन अब इनकी पॉपुलेशन जो है वो राजस्थान और गुजरात में कन्फाइन हो गई है, ठीक है। और ये जो एनिमल है ये राजस्थान का स्टेट एनिमल है, ये भी एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब ओवरऑल पॉपुलेशन जो है इंडिया में इसकी है 150, ठीक है, जिसमें राजस्थान में अकेली 128 बर्ड्स आपको मिलेंगी, ठीक है। अब इनको कंजर्व करने के अलावा इनके जो प्रिजर्वेशन है, एक तो जो पावर लाइंस है उनको जो है वहाँ से हटाया जा रहा है, उनको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उनको अंडरग्राउंड जो है वो किया जाए जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इसके अलावा इनको जो कैप्टिविटी में हम रखने की कोशिश की है, आर्टिफिशियली इनके एग्स जो हैं वो हैच किए जा रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ की जाए, और इन पे सैटेलाइट से भी क्या मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, ठीक है। अब इनको एक और जो थ्रेट्स हैं, बाकी जो थ्रेट्स हैं
वो क्या है, जैसे हंटिंग के हैं, ठीक है, हंटिंग के थ्रेड्स हैं, लोग इनको हंट करते हैं। एग कलेक्शन की जाती थी, इनके एग्स जो हैं वो हार्वेस्ट किए जाते थे, ठीक है। और क्योंकि जो हैबिटेट है, हैबिटेट लॉस है, क्योंकि इनका जो जहाँ पे ये रहते थे ग्रासलैंड्स वगैरह, वहाँ पे इनका हैबिटेट जो है वो नहीं रह पाया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होती है, रोड्स बनते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो हैबिटेट है वहाँ से जो है वो लॉस्ट हो गया, ठीक है। अब साथ ही साथ जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है इंडिया में, उसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई, ठीक है। और इन पे जो प्रेडेटर्स थे बहुत ज़्यादा थे, जैसे डॉग्स थे, पिग्स थे, जो इन पे फीड करते थे, या इनके चिक्स पे फीड करते थे, या इनके एग्स पे फीड करते थे, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे थे और इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई धीरे धीरे। अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली कहाँ पे है, जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क है, ठीक है, राजस्थान में, वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन है। अब इनका जो कंजर्वेशन है उसके लिए ये कहा गया है कि एक प्रोजेक्ट, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर है, उसी तरह का एक प्रोजेक्ट बनाया जाए, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और इनको कंजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स अभी और भी हैं वो मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगी, ठीक है। थैंक यू।